alaikum, students. A very warm welcome to my class. I am Tahira. I am going to teach you your English course 101. Our today's topic is reading and dictionary. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना इजी है, डिक्शनरी उठा के मीनिंग देख लो, दैट्स इनफ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। There are some things, some rules, some indications that you have to understand for the proper understanding of a dictionary. First of all, we have to know about the definition of a dictionary. Dictionary होती क्या चीज़ है? Dictionary is a record of a words of a language that tell us about. ये वर्ड्स का एक रिकॉर्ड होता है जो कि हमें बताता है इन चार चीज़ों के बारे में। नंबर 1, हाउ टू स्पेल अ लैंग्वेज बाय इट्स स्पीकर, कि बोलने वाले लैंग्वेज को किस तरह स्पेल करें। नंबर 2, हाउ टू प्रोनाउंस, किस तरह लफ्ज़ों की अदायगी करें। नंबर 3, डेफिनेशन, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्ड्स, ये भी हमें डिक्शनरी बताती है किस तरह एक वर्ड्स को डिफाइन करना है, इसका मीनिंग क्या है और इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ये सब कुछ हमें डिक्शनरी बताती है। इस पर्पज़ के लिए हम लोग डिक्शनरी यूज़ करते हैं। नंबर 4, हाउ टू यूज़ द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में जो वर्ड्स होता है उसको हम लोग कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें। समटाइम्स कन्फ्यूजन आ जाती है, एक ही वर्ड्स होता है उसको हम लोग दो जगह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंडक्ट, कंडक्ट को हम लोग दो जगह यूज़ कर सकते हैं, एक तो बिहेवियर के लिए, ऊपर से डीलिंग वगैरह के लिए। मिसाल के तौर पर योर कंडक्ट इज़ नॉट इनफ गुड, आपका जो कंडक्ट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं कि हाफ ऑफ द बिजनेस डील्स आर कंडक्टेड थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, कि जितने भी बिजनेस की डील्स होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही कंडक्ट की जाती हैं। यूजेस ऑफ डिक्शनरी, हम डिक्शनरी को किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिफोर गोइंग अहेड आई एम गोइंग टू टेल यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश, वन इज अमेरिकन एंड द सेकंड इज ब्रिटिश। आप अगर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आपको किसी एक एक्सेंट को फॉलो करना होगा, या तो ब्रिटिश को या तो अमेरिकन को। इन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ 2 लेवल्स के ऊपर आता है। फर्स्ट जो डिफरेंस है इसमें वोकेबलरी का आ जाता है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, इन ब्रिटिश द फ्रंट ऑफ अ कार इज कॉल्ड बोनेट। ब्रिटिश में जो कार का जो फ्रंट हिस्सा होता है इसमें इसको बोनेट कहते हैं, जबकि अमेरिकन में इसको हुड कहते हैं। इसी तरह छुट्टियां जो हमारी होती हैं, फॉर एग्जांपल जो आजकल चल रही है, ब्रिटिश में इसको हॉलीडेज कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको वेकेशंस कहते हैं। दूसरा डिफरेंस जो हमारा आ जाता है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश का, वो है स्पेलिंग का। स्पेलिंग दोनों का सही होता है, लेकिन समटाइम्स अगर आप कुछ लफ्जों पर गौर करें, फॉर एग्जांपल कलर, ब्रिटिश में कलर की स्पेलिंग है COLOR, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में COLOUR होती है। अब डिक्शनरी हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है स्पेलिंग, सेकंड प्रोनाउंसिएशन, थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, origin of the words, meaning and explanation, usage, restrictive labels, synonyms, antonyms, foreign words and phrases, general information. We have to explain further step by step. First, we have spelling. अब डिक्शनरी क्या करती है, वो मीनिंग्स को और स्पेलिंग्स को क्लेरिफाई करती है। एग्जाम्पल थिएटर, थिएटर दोनों ठीक है, लेकिन डिक्शनरी हमें ये दोनों स्पेलिंग शो करती है। फर्दर जो THEATER, इसको करेक्ट स्पेलिंग माना जाता है। सेकेंड यूज जो है डिक्शनरी का, वो है प्रोनाउंसिएशन। इट टेल अस अबाउट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हम एक लफ्ज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो हमें डिक्शनरी ही बताता है। मिसाल के तौर पर
Some students have problems in pronouncing English words. A dictionary will help you learn the pronunciation of any words, but only if you are familiar with the symbols in which they are written. डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, अगर आप उससे फेमिलियर हैं तो आप प्रोनाउंसिएशन को ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कैट, CAT कैट, डिक्शनरी में लिखा होगा KAT कैट टू शो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. इसी तरह समटाइम्स हम लोग समझते हैं कि जो ओ है वो लॉन्ग वॉवल्स का ही देता है. जैसे मोन की गलत प्रोनाउंसिएशन है, इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन मोंकी. इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो मंकी है. डोंकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, डंकी इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. है हमारे पास इसका यूसेज है पार्ट्स ऑफ स्पीच. All dictionaries indicates the parts of speech of a word belongs to whether the word is commonly used as a noun, pronoun, verb, transitive, intransitive, adjective, adverb, conjunction और preposition. डिक्शनरी इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बताती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वर्ड्स ले लें precipitate, अगर हम इसको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होगा violently hurried. सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज करते हैं? इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द प्रिसिपिटेट फ्लाइट ऑफ इंडियन आर्मी आफ्टर डिफीट. सेम यही वर्ड्स है, अगर हम लोग इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? टू थ्रो और सेंड वायलेंटली. एग्जाम्पल, हिटलर प्रिसिपिटेट हिज कंट्री इनटू अ डिजास्टरस वॉर. ये सब कुछ हमें डिक्शनरी ही बताती है. इस पर्पस के लिए भी हम लोग डिक्शनरी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरिजिन ऑफ द वर्ड. फ्रॉम वेयर द वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड. इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको गूगल डिक्शनरी और मरियम वेबस्टर से ही मिलेगी कि एक वर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. सम डिक्शनरीज इंडिकेट द ओरिजिन एंड द डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड्स बिफोर इट बिकेम एन इंग्लिश वर्ड. फॉर एग्जांपल कैटलॉग जो है ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? लेट मिडल इंग्लिश से, विया ओल्ड फ्रेंच फ्रॉम लेट लैटिन कैटलॉगस, फ्रॉम ग्रीक कैटलॉगस, फ्रॉम कैटलेजियन पिक आउट और एनरोल. इसी तरह ढेर सारी लफ्जों के ओरिजिन के बारे में भी ये बताता है. तो इस पर्पस के लिए भी डिक्शनरी हम लोग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट यूसेज जो है हमारा, द मोस्ट important thing is that meaning is the most important information that provided by dictionary to us. For example, recognize अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो डिक्शनरी टेल यू दैट the meaning of the and the definition of recognize. For example, identify someone or something from having encountered before them. Know again, it is the definition or the meaning of recognized. There are lots of words which through dictionary we can know and also explain. Usage restrictive labels. There are lots of labels in a dictionary through which we can understand the dictionary easily. मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग डिक्शनरी का अच्छा खासा यूज कर सकते हैं. A dictionary will tell you the usage of a words and phrases, idioms, proverbs of the language. It also tell you about the limitation of the use of a word. Special labels are used to show this. If a word is no longer in current use, it will labeled archaic, ARCH, or obsolete, OBS. Other labels will tell you of the level of usage, whether the word has literary flavor, poetic, or a slang, SL, informal, INFML, formal, FML, etc. BR for British and AM for American, FML for formal, PR for plural. ये मुख्तलिफ साइंस या सिंबल्स होते हैं जो डिक्शनरी में यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से आपको डिक्शनरी को फर्दर अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है. नेक्स्ट है हमारा synonyms and antonyms. Dictionary also tell us about the synonyms and antonyms of a word.
एक वर्ड होता है लेकिन डिक्शनरी हमें 5 से 6 या 7 उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स शो करती हैं। फॉर एग्जांपल रिकॉग्नाइज का सिनोनिम जो है एडमिट, एक्सेप्ट, और इसका एंटोनिम्स जो है वो डिसअप्रूवल। और फर्दर ये हमें बताती है फॉरेन वर्ड्स के बारे में। मिसाल के तौर पर बॉन वोयेज एक फॉरेन वर्ड है जो कि फ्रेंच से लिया गया है। इसका मतलब है नाइस ट्रिप। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो आ जाता है, ये जो लेक्चर का सेकंड पार्ट है, इसमें हाउ टू यूज डिक्शनरी। स्किल्स होती है जिसके थ्रू आप एक डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 स्टेप में आता है टू नो द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। नो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। Secondly, all entries in a dictionary are arranged in an alphabetical order. जितने भी इसमें डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर जो उनका होता है उनके बाद वो अरेंज किए जाते हैं। When the words begin with the same letter, they are arranged according to the second letter. And next हमारा है if both the first and the second letters are the same, then the words are arranged according to the third letter and so on. अब जिन लफ्जों के वर्ड्स फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो मैच करता है वो अरेंज होता है। फिर जिन लफ्जों के सेकंड अल्फाबेट भी मैच करते हैं वो भी इसी रो में आ जाते हैं। फिर जिन लफ्जों का थर्ड भी अरेंज करता है, फॉर एग्जांपल FML अगर 3 वर्ड्स के साथ हों तो वो एक ही रो में आ जाएंगे। इस तरह की डिक्शनरी को डिजाइन किया जाता है। Step number 2, finding words quickly. When looking for a word, first thumb through pages quickly. Then look only at guide words. Further, when you come to the guide words nearest the word you know or you want, then look down the pages for the word. फिर अगर आप एक मर्तबा एक वर्ड्स की पहचान कर लेते हैं कि हमने डिक्शनरी में इस वर्ड्स को ही ढूंढना है, तो आप फिर पेजेस पलटना शुरू कर दें जल्दी जल्दी से। गाइड वर्ड्स आप कहाँ लिखे होते हैं? पेज के बिल्कुल ऊपर गाइड वर्ड लिखे होते हैं। उसमें 3 या 4 अल्फाबेट भी एक साथ लिखे होते हैं जिनकी मदद से हमें मजीद आसानी हो जाती है एक वर्ड्स को ढूंढने में। गाइड वर्ड्स क्या करती हैं? लुक एट द टॉप ऑफ एनी पेज इन द डिक्शनरी, द वर्ड्स इन हैवी टाइप बोल्ड पेज आर द गाइड वर्ड्स। जो बोल्ड पेज पे लिखे जाते हैं या टाइप किए जाते हैं पेज के बिल्कुल टॉप पे, उनको हम लोग गाइड वर्ड्स कहते हैं। गाइड वर्ड्स कैन गाइड अस टू द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर। ये हमें उस वर्ड्स के तलाश में मदद देते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, जो हम जानना चाहते हैं या जिसके मीनिंग्स और यूसेज के बारे में हमें जानना होता है। The words on the top left are same as the first boldface words on that page. Words on the top right of the page is the last boldface entry on that page. ये तो हो गया हमारा डिक्शनरी का। What is dictionary? For what purposes we want to use this dictionary and how we can recognize or familiar with different words through the help of dictionary. हमने डिक्शनरी के यूसेज के बारे में भी जाना और डिफरेंट स्टेप्स के बारे में भी जाना कि हम लोग डिक्शनरी को कैसा यूज कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज हाउ टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड अ पैसेज। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन और व्हाट यू रीड। रीडिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। It is an exercise which aim at improving your testing one's ability to understand a language. आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे, रोज हमें नई नई वर्ड्स, नई नई लाइंस सीखने को मिल जाती थी। हालांकि इससे पहले हम लोग उन वर्ड्स से फेमिलियर कभी भी नहीं हुए थे। There are some misconceptions regarding the comprehension or the reading of a paragraph. For example, it is possible to understand the key idea of paragraph by just reading the first and the
लास्ट सेंटेंस, बट दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक पैराग्राफ के शुरू का सेंटेंस पढ़ लें और उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ लें तो आपको एक पैराग्राफ अच्छी तरह समझ आ जाएगा और आप उसको पढ़ सकेंगे, पहली और आखिरी लाइन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड मिसकंसेप्शन क्या पाई जाती है? रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ बेटर। दिस इज आल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज सेकेंड मिसकंसेप्शन क्या पाई जाती है कि अगर आप सबसे पहले एक सवाल पढ़ लो तो ये सवाल जो है आपको हेल्प करती है कि किस तरह हम लोग पैराग्राफ को समझ सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। And then it is not possible for a person to remember all the questions. Also, the questions are sometimes indirect in nature. The order of the question is not always in accordance with the progression of the paragraph. So it is advisable to avoid this misconception in order to get better insight about your reading or the passage or comprehension. आपको इन मिसकॉन्सेप्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। रीडिंग्स के लिए सम स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं कि आप किस तरह एक पैराग्राफ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है वो है लॉजिकल एबिलिटी। आप किस तरह इसको अंडरस्टैंड करते हैं और इसकी लॉजिक आपको समझ आती है कि नहीं। और सेकंड है द एबिलिटी टू इन्फर, देन एनालिटिकल एबिलिटी एंड देन रीजनिंग एबिलिटी। अब इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो एक पैसेज को रीड आउट करने के लिए हमें काम आती है वो है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल। आप एक पैसेज को ऐसा पढ़ें और इतनी तेजी से पढ़ें जितना तेजी से आप मुमकिन तरीके से पढ़ सकते हैं। सेकंड, गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट। आप उनमें इन्वॉल्व भी हो जाएं ताकि आप रीडिंग के साथ साथ वो आपको समझ भी आ जाए। देन underline important lines or parts of the passage to answer the question. It will help you to understand the main idea of the passage or the tone or the mood of the author. आपको उन सवालों पे भी फोकस करना होगा जो नीचे टेक्स्ट में या एक्सरसाइज में दिए गए हैं। इस तरीके से आपको क्विकली वो चीज़ समझने में या ढूंढने में या अंडरस्टैंड करने में समझ आ जाएगी। और देन आप ब्रेक डाउन योर पैराग्राफ इनटू सेंटेंसेस एंड फर्दर इनटू वर्ड्स। आप अपने पैराग्राफ को पहले सेंटेंसेस में ब्रेक आउट करें, ब्रेक डाउन करें और फिर इसके बाद वर्ड्स में ब्रेक डाउन करें। जब आपने एक पैराग्राफ को सेंटेंसेस में या वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर लिया उसके बाद आप उन वर्ड्स की मीनिंग को तलाश करें विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी की मदद से आपको जो अननोन और जो नॉन फेमिलियर वर्ड्स हैं, नॉट फेमिलियर वर्ड्स है, आपको उनके बारे में भी पता चल जाएगा और आपको एक रीडिंग करने में भी आसानी होगी किसी भी पैसेज के बारे में। रीड द वर्ड्स एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यू नो हैव नाउ द सेंटेंस हैव मेक सेंस। आप अगर मीनिंग को समझेंगे फिर से रीड आउट करेंगे आपको वो सेंस देगा, वो रीडिंग आपकी मदद होगी। आपने ये बात जहन में रखे कि जो ब्लाइंडली रीडर्स हैं, जो विदाउट एनी पर्पस रीडिंग करते जाते हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है। आपके जहन में एक एम, एक गोल होना चाहिए कि हाँ इस पर्पस के थ्रू या इस पर्पस के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। अब अगेन आपने जो ब्रेक डाउन किए थे सेंटेंसेस उसको जोड़ दें और फिर एक पैराग्राफ को रीड आउट करने की कोशिश करें। Then try to translate a complex line in an easy one in your own words and your own language. This will help you in analyzing the main idea of the paragraph and in seeking the cause and the effect of a passage. आपको अपनी लैंग्वेज में अगर उस पैराग्राफ की ट्रांसलेट करते हैं तो ये फर्दर आपकी हेल्प करेगा एक पैराग्राफ की रीडिंग में। डू नॉट अज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ के पैराग्राफ को रीडिंग के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोई भी चीज़ खुद से जहन में अज्यूम ना करें।
लुक बैक एट द पैराग्राफ व्हेन इन डाउट, आप दोबारा पैराग्राफ को देखें अगर आपको शक है कि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया या यहाँ से समझ में नहीं आया. Every time when you read something, do not ignore an unknown words to find its meaning immediately. जब भी आप रीडिंग करते हैं, एक unknown words आपके सामने आ जाते हैं, आप फौरन से उसकी मीनिंग की तलाश करें. This will help you a lot to learn new words, but don't forget to use them in your day-to-day conversation. इससे क्या होगा अगर आप वो मीनिंग्स उसी वक्त देखेंगे, एक तो वो मीनिंग जो है आपकी हेल्प करेगा उसी वक्त रीडिंग को या पैराग्राफ को कंप्रीहेंड करने में या समझने में, एंड देन उसी वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज करना मत भूलें. अगर एक मर्तबा आप वो डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर देंगे तो वो लफ्ज आपके पक्के हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं. इससे आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो मजीद इम्प्रूव होती जाएगी. Whenever possible, in this way, keeping working on your vocabulary without stopping. Sometimes the best way to learn English is to translate everything. अगर आप पश्तो speakers हैं, अगर आप सिंधी हैं, कश्मीरी है, पंजाबी है, try to translate each and everything in your mind. कह रहे हैं आप लोग, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, आप एक एक चीज को उसी वक्त अपने माइंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें. इससे जो फ्लुएंसी है आपकी बहुत बेहतर तरीके से चल सकेगी. आप फ्लुएंट हो जाएंगे एक लैंग्वेज में और स्पेशली इंग्लिश में. आपके कोर्स वर्क में काफ़ी सारी स्टोरीज भी दी गई है एक्सरसाइज के साथ. अब फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा नहीं हो रहा, वरना मैं आप लोगों को कह देती कि आप इस स्टोरी को रीड आउट करें और फिर क्वेश्चन के आंसर भी दे दें. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रोनाउंसिएशन. डिक्शनरी को यूज करते हुए हाउ वी कैन प्रोनाउंस अ वर्ड्स. The students of English are often worried about English pronunciation because spelling of the English words often cause confusion. The students generally face difficulty to pronounce words correctly after they read it. This lesson is in two parts. In the first part, you will be familiarized with the set of special symbols known as phonemic symbols that are used to indicate each speech sound. The second part of the lesson consists of a few exercises, and you will do your exercise by yourself. अगर आप कुछ वर्ड्स को देखें जैसे कि कोरस, CHORUS, कोरस क्या साउंड देती है? के. चर्च, CHURCH, छे साउंड देती है. रेशन, RATION, रेशन. श, TIO किसकी आवाज देती है? श की. मशीन, MACHINE, मशीन, श की आवाज देती है. The word chorus, which begins with the letter CH, is pronounced with the K sound, while in the word church, the letter CH is pronounced as the Urdu Punjabi letter. Example, आप इस तरह समझ सकते हैं कि in the words ration, TION is pronounced as sh, while words machine, MACHINE, CH क्या प्रोनाउंस हुआ? श. Remember that phonemic symbols are given in the slash bracket in the dictionary. Slash bracket में जो phonemic symbols होते हैं वो slash bracket में डिक्शनरी में दिए होते हैं. अब ये सारी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल CH, ख की आवाज भी देते हैं और छ की आवाज भी देते हैं. CHINE, TION, श की आवाज देते हैं दोनों. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए there are different rules and methodologies to understand the pronunciation or to correctly pronounce any words. There are 8 diphthong. Diphthong, what is diphthong? जो 2 words मिलके एक ही चीज प्रोनाउंस करते हैं या एक साउंड प्रोनाउंस करते हैं उसको हम लोग डिफ्थोंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH, 2 अल्फाबेट्स हैं
दोनों मिल्स के एक ही आवाज प्रोड्यूस करेंगे, या तो ख की या तो च की, इसको हम लोग डिफ्थोंग कहते हैं। इसी तरह ट्रिप्थोंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 अल्फाबेट मिलके वो एक ही साउंड देते हैं। एग्जाम्पल SCR स्क्रैच, ये तीनों वर्ड्स मिलके एक ही आवाज देते हैं। These are sounds which are produced by combining two vowels. ये क्या है? diphthong. There is moment of a glide from one vowel sound to another. अब इसमें वॉवल्स की तरफ आते हैं और कंसोनेंट की तरफ आते हैं। तो वॉवल्स में हमारे पास लॉन्ग वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल्स आते हैं। इसी तरह जो कंसोनेंट है उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स और फोनीम्स आते हैं। In English, there are 24 consonant sounds. These are the sounds produced by the complete or partial stoppage of breath. लॉन्ग वॉवल और शॉर्ट वॉवल्स में हमारे पास क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल मैप, MAP, मैप, ये क्या है? लॉन्ग वॉवल। चिन, CHIN, चिन, ये क्या है? शॉर्ट वॉवल। वेट, WET, वेट, वेट शॉर्ट वॉवल। हैंग, HANG, लॉन्ग वॉवल। नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन में हमारे पास आता है स्ट्रेस। आपने मीनिंग जान ली, आपने वॉवल्स का जान लिया, आपने कंसोनेंट का जान लिया, अब लफ्जों की अदायगी किस तरह देते हैं। Stress is an extra force used in pronouncing or speaking a particular words. A dictionary will indicate stress by tiny mark on the top of a word like this. एक tiny mark शो होता है डिक्शनरी में, जो कि इस बात का इशारा देता है कि यहाँ अपनी अपनी आवाज का फोर्स ज्यादा रखना है या कि कम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मदर, अब इसमें मदर, चैपल, आफ्टर, इसमें वर्ड्स के दो हिस्से हो जाते हैं, साउंड के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा थोड़ा धीमा स्लाइड सा होता है, जैसे मदर, म, थोड़े शौक से आवाज आ रही है म, और नेक्स्ट पार्ट जो इसका है द, वो थोड़ी मध्यम सी हो जाती है। स्ट्रेस हम लोगों ने कहाँ दिया? MO के ऊपर, मदर। इसी तरह टेबल, हमने स्ट्रेस कहाँ दिया? आवाज को अपनी फोर्स कहाँ दी? टैप के ऊपर, टैप। आफ्टर, स्ट्रेस हमने कहाँ दिया? AF, आफ्टर, इसके ऊपर। In these all example, the first part of the word is stressed. हमने फोर्स पहले पार्ट्स के ऊपर लगाया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आती है कि कहाँ हमने पिच, आवाज की जो पिच है या फोर्स ऑफ वॉइस हमने लो रखनी है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है होटल। फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो क्या है? मध्यम है, और नेक्स्ट जो है इसमें स्ट्रेस ज्यादा है। There are some words in English which have the same spelling but belong to the different parts of speech because they are stressed differently. अब मिसाल के तौर पर रेबल, एज अ नाउन अगर हम इसको यूज करते हैं, द आर रेबल laid down their arms. रेबल अगर हम एज अ वर्ब इसको यूज करते हैं तो डिक्शनरी ये शो कर रही होती है स्लैश सी ऊपर, जैसे अपोस्ट्रोफी की तरह एक मार्क होता है, वो वर्ड्स के जिस हिस्से में भी होता है इट्स मीन के स्ट्रेस आपने वहां देना है। अब REBL अगर हम लोग एज ए नाउन यूज करते हैं तो इसमें RE के ऊपर हमारे पास वो मार्क शो हो रहा है, तो हम लोग इसको स्ट्रेस यही देंगे। और REBL रेबल को अगर हम लोग एज अ वर्ब यूज करते हैं तो हमारे पास मार्क जो है वो बी के आसपास शुरू होते हैं, मतलब कि नेक्स्ट हम लोग इसको स्ट्रेस देंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट अगर हमारे पास नाउन के तौर पर यूज होता है तो हम लोग, या एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है तो हम लोग इसमें स्ट्रेस पी, प्रेजेंट को देंगे, आवाज ऊंचा पी को रखेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास प्रेजेंट एज अ वर्ब यूज होता है तो हम लोग प्रेजेंट जो नेक्स्ट हिस्सा है SENT हम लोग इस पर स्ट्रेस डालेंगे, आवाज का फोर्स यहाँ हमारा होगा, प्लीज प्रेजेंट योर लुक। और नेक्स्ट प्रेजेंट अगर हम नाउन यूज करते हैं तो हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे?
The present was lovely. Present. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग फॉर द मेन आइडिया. मेन आइडिया, एक क्वेश्चन आता है ना, डिस्क्राइब द मेन आइडिया इन योर ओन वर्ड्स. मेन आइडिया हम लोग कैसे रीड करेंगे, कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उसके लिए भी मुख्तलिफ टेक्निक और स्टेप्स होती हैं. लेट्स नो अबाउट इट. Reading for the main idea is the most important skill that you will need for success in your studies. If you read the inaccurately, you will miss some of the information or ideas that you read. If you read slowly, you will unnecessarily spend a lot of time in reading. So your other work will suffer. आप एक अच्छे रीडर होंगे और पर्पसफुली आप रीड कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा. समटाइम्स आपने देखा होगा ना, आपका माइंड यहाँ वहाँ होता है या आपका दिल नहीं होता, आप एक पैराग्राफ को बार बार पढ़ते जाते हैं लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता. स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम ऐसा बहुत सारा होता है. दिमाग अगर कहीं और हो और अगर हम इसने क्विक और फास्ट रीडर्स ना हो तो हमारे साथ यही होता है. एक मरतबा मुझे याद है, एक स्टूडेंट को मैंने पैराग्राफ दिया था रीड आउट करने के लिए, तो उसने 13 टाइम पढ़ा लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया. जब भी मैं मेन आइडिया का पूछती वो मुझे कहती मैम प्लीज मैं एक मरतबा और रीड आउट करूं. बाद में वो कह रही थी कि मैम मैं इस स्टडी पे फोकस ही नहीं कर पा रही क्योंकि रीडिंग की मैं बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ. Your ability to read English rapidly and accurately depends upon purposeful practice. आप प्रैक्टिस बार बार करें तभी आप लोगों की रीडिंग बेस्ट हो सकती है. In this lesson, I will introduce you the ways to which you can improve your reading skills. You learn to read by reading. You must continue to practice on your own later. आप एक मरतबा जब रूल्स वगैरह को समझ लेंगे तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस खुद करें. इसी तरह ही आपको एक समझ आ जाएगी. इस लेसन के भी 3 पार्ट्स हैं. इन द फर्स्ट पार्ट यू विल लर्न टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ. In the second part, you will learn to pick the main idea of the paragraph. And in the last part, you will learn to recognize detail which support the main idea. 3 parts हैं. पहले में आप टॉपिक के बारे में जानेंगे, दूसरे में आप मेन आइडिया के बारे में जाएंगे, एंड देन आप लोग डिटेल्स के बारे में जाएंगे. Able to identify the topic of a paragraph, it will go a long way in developing your reading ability. अगर आप एक टॉपिक पैराग्राफ के टॉपिक के बारे में जाएंगे तो ये आपकी रीडिंग एबिलिटी को मजीद डेवलप करेगा. A good reader is quickly able to identify the topic of paragraph. What is the topic of a paragraph? It is the subject of the whole paragraph, what the whole paragraph is about. It can usually the express in the word or two. For example, एक टॉपिक का नाम है पैराग्राफ में एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान. ये है हमारा टॉपिक और इस टॉपिक की वजह से हम लोग समझ जाएंगे कि इस पैराग्राफ में क्या है. नीचे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. अगले 2 मेन आइडिया एंड डिटेल्स के बारे में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. आप लोग इससे मुतालिक जो टेक्स्ट नीचे आपकी बुक्स में दिया गया है आप लोग वो रीड आउट कर ले. आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगी इसी टेक्स्ट के हवाले से और इसी पैराग्राफ के हवाले से.